अब देखिए राजस्थान सरकार ने फरमान भेजा है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और निजता सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बिना अनुमति बच्चों या स्कूल को फोटो, वीडियो, ऑडियो और लाइव स्ट्रीमिंग तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना दी जाएगी। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, यहाँ भी बिजली गिर गई मुसलमान पर ही। अब्दुल हफीज के घर पर हमला हो गया और उनके पिता शेख मोहम्मद माफिक को बुरी तरह से पीट दिया, बाद में उनकी मौत भी हो गई। बीजेपी के नेता समेत, सुनिए इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बात का, एक तो हत्या हुई और शामिल कौन है इसमें, बीजेपी के नेता समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगले कुछ मिनटों में आपको यही बताने जा रही हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द जमा हैं, जो उनको नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी आप हार रहे हैं, मोदी जी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप जानते हैं एक तानाशाह के चरित्र की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी खास बातों में एक बात क्या होती है? एक बात ये होती है कि वो अपने आसपास इर्द गिर्द एक ऐसे लोगों का हुजूम जमा कर लेता है जो उनकी सिर्फ चाटुकारिता करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और उनको ये नहीं बताते कि उनके शासन में क्या गलत हो रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ 2024 के चुनाव में ऐसा हो चुका है कि उनको किसी ने नहीं बताया कि वो 400 सीट के साथ जीत कर नहीं आ रहे हैं, 240 सीटों वाले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वही अभी बिल्कुल वही हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ। फिर से उन्होंने पिछले 2-3 साल में कोई सबक ऐसा लगता है कि नहीं सीखा है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि नरेंद्र मोदी की ये फिल्म जो है 2026 की, ये फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन उसी फिल्म को बार बार रिलीज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कोई नया दर्शक आएगा, फिल्म देख लेगा। ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होने जा रहा है कि वही जो उनकी पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है कि जो लोग उनका विरोध करते हैं उनको दुश्मन बताया जाए, उनको रोका जाए, उनके खिलाफ पुलिस केसेस दर्ज किए जाएं और अपने तथाकथित वो लोग जो कि गैर कानूनी तरीके से, चाहे वो संघ परिवार का हिस्सा हों या बीजेपी के लोग हों, उनके जरिए शारीरिक हिंसा भी की जाए। अगले कुछ मिनटों में आपको यही बताने जा रही हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द जमा हैं, जो उनको नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी आप हार रहे हैं, मोदी जी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने, यहाँ देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, सबसे बड़ा राज्य देश का, वो राज्य जो कि दिल्ली की कुर्सी को तय करता है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में पढ़ाई चल रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है छात्रों को जगह जगहों पर, और ये जेनजी नहीं है, स्कूल के छोटे मासूम बच्चे। हर रोज कम से कम मेरे पास 20 ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे भी लोग मुझे भेजते हैं, और अगर आप भी जानते हैं, अगर व्हाट्सएप पे यानी आप अगर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो आप खुद देख पाएंगे कि बच्चे खुद, यानी अब मीडिया की भी जरूरत नहीं है, टीवी के भी फेलियर का एक और ये बड़ा एग्जाम्पल है, एक बड़ा सबूत है कि टीवी न्यूज़ हमारा पूरे तरीके से गोदी मीडिया फेल हो चुका है, उसका नैरेटिव भी काम नहीं आ रहा है। ये बच्चे देखिए लखनऊ में, यहाँ आप देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का ये संचालन समाज कल्याण विभाग यहाँ पर करता है। छात्राएं कह रही हैं शिक्षकों के ज़्यादातर पद खाली पड़े हुए हैं और इससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब आप ये देखिए, ये तो आपने उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ राजस्थान की तस्वीर। राजस्थान से पिछले दिनों राजस्थान के दूर दराज इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि बच्चे अब स्कूलों में जो निष्क्रियता है, टीचर्स की कमी, बिजली की कमी, पंखे की कमी, पानी की कमी, क्लासरूम नहीं है, पढ़ाई का स्तर खराब है, सड़कें नहीं, ये सब बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ना किसी पेरेंट्स के अब समझाने बुझाने में आएंगे, ना किसी टीचर की बात मानेंगे, सीधे जाके डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस का घेराव कर ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये आप बताइए, मुझे याद आ रहा है वो कौन सा लिलीपुट, मुझे याद आ रही है फिल्म, जिसमें एक बड़ा सा महामानव लेटा हुआ है और छोटे छोटे जो मानव हैं उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो इतने बड़े महामानव को अगर इतने सारे मानव छोटे छोटे घेर भी लें तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, चाहे उसका साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब क्या हुआ है, राजस्थान की ये तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। मैं आपको एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जिसमें लड़कियां बाकायदा सड़कों पर आकर उन्होंने कहा कि हमको क्या चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम शिक्षा की गुहार कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। ये बाकायदा नया नारा उन्होंने देश को दिया कि हम क्या मांग रहे हैं, भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। अब नया फरमान क्या आ गया? अब देखिए राजस्थान सरकार ने फरमान भेजा है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और निजता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बिना अनुमति, ये आपको मैं दिखा रही हूँ सरकार का जो सर्कुलर जारी हुआ है, और ये इसके बाद से हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर आशुतोष रांका कई बार राजस्थान गए और वहाँ जाकर वो जायज़ा ले रहे थे। और इसके अलावा स्कूलों का ऑडिट करने का, जो स्कूल बदलो
शिक्षा बेहतर करो, जो ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये एक नई मुहिम जो शुरू की गई है सीजेपी के ज़रिए। उसी के तहत स्कूलों में जो ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई का स्तर है, उन सब को लेकर उन्होंने आम लोगों से ये गुहार की है कि आम लोग ये वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और उनको टैग करें। और वो खुद भी ये उदाहरण सेट करने के लिए उनके नेता भी अलग अलग जगहों जाकर, चाहे वो अभिजीत दीप के हों, सौरभ दास हों और आशुतोष रांका हों, अलग अलग जगहों पर जाकर ये काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए सर्कुलर क्या कहता है। बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। हर आने वाले व्यक्ति को विजिटर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। बिना लिखित अनुमति बच्चों या स्कूल को फोटो, वीडियो, ऑडियो और लाइव स्ट्रीमिंग तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना दी जाएगी। मुझे याद आ रहा है अपने प्यारे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता जी, जब वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने मांगा कि सीसीटीवी फुटेज का हमें रिकॉर्ड दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी माताओं बहनों वाला ही मुझे याद आ गया स्टेटमेंट, कि माताओं बहनों की निजता की सुरक्षा करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए वो सीसीटीवी फुटेज नहीं भेज सकते। आप बिना टीचर के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए, घर से स्कूल पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। बच्चियों का छोटी छोटी इतनी खूबसूरत साफ शफाफ कपड़ों में 2 चोटियां बांध के ये लड़कियां स्कूल जाती हुई, कपड़ों पे कीचड़ लग जाती है। कितना बुरा लगता होगा। मुझे लगता है आधी लड़कियां तो बोलेंगी मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी, लेकिन ये वो लड़कियां नहीं है, ये आपके ज़माने की लड़कियां नहीं है, ये इस ज़माने की लड़कियां हैं। ये कहेंगी मैं स्कूल भी जाऊंगी, अपनी मैं जो सड़क है उसको भी दुरुस्त करूंगी, अपने टीचर से भी लड़ूंगी, प्रिंसिपल से भी लड़ूंगी, और सबसे ज़्यादा लड़ूंगी मैं प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लड़ूंगी। और इसके बाद मैं कहूँगी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर हाजिर हों। ये वो वाली लड़कियाँ हैं, ये वो वाली आपके ज़माने की लड़कियाँ नहीं हैं, ये बाप के ज़माने की लड़कियाँ नहीं हैं, आपके ज़माने की लड़कियाँ हैं। मुझे बहुत गर्व है इन लड़कियों पर खासकर। आप देखिए इस पूरी मुहिम में जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियाँ, जिनको बताया गया था कि तुम्हारी जगह सिर्फ चूल्हे जलाने में और रोटी पकाने में है, सिर्फ रसोई घर में है, कैसे सड़क पर आकर इनकलाब कर रही हैं। और ये कितना कल्चर देश में एक बहस का, एक इनकलाब का जो पैदा हो रहा है, आप यकीन जानिए मेरी रगों में खून जो है वो और तेज़ी से दौड़ रहा है आजकल। तो वापस आ जाती हूँ सब्जेक्ट पे, भटकना नहीं चाहती, कि वही मुझे याद आ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यानी उनकी निजता के लिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो फुटेज देने से, वो वीडियो देने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ भी निजता का हवाला लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर ये पेश किया जा रहा है और ये भेजा गया है। अब सीधे तौर पर जाहिर है कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे लगता है कि उनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से सिर्फ उन्होंने ये नहीं समझा, और इस बात की मैं ख़ास उनकी तारीफ़ करना चाहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं समझा कि एक बार जंतर मंतर पर वो गए और हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया और उनका सारा, मैं कहूँगी, संघर्ष खत्म हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। वो उसको लगातार बनाए हुए हैं और मुझे लगता है कोई ताकत नहीं है अभी। कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, ये बात जनता की रग रग में, नस नस में समा चुकी है। कोई ताकत नहीं है इस वक्त। पूरा ऑपोजिशन भी ख़त्म हो जाए, कॉकरोच जनता पार्टी भी खामोश हो जाए, वाम दल भी एक खामोश बैठ जाएं, जनता जाग उठी है तो सिंहासन खाली करना पड़ेगा। जनता जागी है, ऑपोजिशन नहीं जागा, कोई आंदोलन के नेता नहीं जागे। ये लोग तो सिर्फ आवाज़ दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह की नुमाइंदगी कर रहे हैं सिर्फ। ये इनकलाब को जन्म नहीं दे रहे हैं। जन्म तो आम इंसान, आम बच्चे, आम युवा दे रहे हैं, जेन जी और जेन अल्फ़ा। जी हाँ, तो ये देखिए वही मुझे याद आ रहा है कि पूरे तरीके से किस तरह से इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। तो सीजेपी की जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर दौरा भी कर रही है और मुझे याद आ रहा है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हमारे इन बच्चों को कह दें कि ये भी नक्सली हैं और दिमागी नक्सल हैं, ये तो बाकायदा शारीरिक नक्सल भी हैं अगर हम देखें करीब से। दूसरी महत्वपूर्ण घटना और बहुत ही मैं कहूँगी चिंताजनक घटना ये है कि मैंने जैसे कहा कि जो शारीरिक हिंसा है उस पर भी उतर आती है ये पॉलिटिकल पार्टी, और इसकी जो पूरी विध्वंसकारी और हिंसक जो राजनीति है बीजेपी और आरएसएस की, इनको सिर्फ इतना ही आता है, इनको सिर्फ बिगाड़ना ही आता है, तोड़ना ही आता है, मारना और पीटना, यही इनकी आइडियोलॉजी के कोर में है, ये केंद्र में है इनकी आइडियोलॉजी के। ये खुद हेल्पलेस है, ये लोग खुद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही इनको आता है। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ इसी बात की हुई है। पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हफीज़ के घर पर हमला हुआ और हफीज़ सरकारी स्कूल की ख़राब हालत का वीडियो बना रहे थे जैसा कि सीजेपी के लोग कह रहे हैं। लेकिन वही देखिए, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, यहाँ भी बिजली गिर गई मुसलमान पर ही। अब्दुल हफीज़ के घर पर हमला हो गया और उनके पिता शेख मोहम्मद माफिक को बुरी तरह से पीट दिया, बाद में उनकी मौत भी हो गई। बीजेपी के नेता समेत, सुनिए इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बात का, एक तो हत्या हुई
और शामिल कौन है इसमें? बीजेपी के नेता समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये भी एक करिश्मे से कम नहीं है कि गिरफ्तारी हो गई है। और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका से ज़ाहिर इनकार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसके अलावा वाम दलों के लोग वहां पर, लेफ्ट पार्टीज के और साथ साथ सीजेपी, दोनों के लोग वहां पर मुस्तैदी से टिके हुए हैं। मैं देख रही थी ये तमाम सीजेपी के स्टेटमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो ये तो बात मैं वही कह रही हूँ कि न जाने कितनी कुर्बानियाँ, कितनी सेक्रीफाइसेस ये पूरा आंदोलन लेगा, कितनों की बलि लेगा ये। लेकिन वही है, बर्क़ सबसे पहले गिर रही है मुसलमानों पर, चाहे इधर आप देख लें या उधर आप देख लें। दोनों तरफ देखिए आप, मोहम्मद जुनैद का यहाँ पे क्या हाल करने की कोशिश की गई, उधर ये हैं दूसरे जो मोहम्मद माफिक हैं, उनकी हत्या कर दी गई। बेहद तकलीफ़ और दुख की ये बात है। सुधांशु त्रिवेदी फरमा रहे हैं, जो दिमागी नक्सल की बात आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि देश अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। और ये दिमागी नक्सल, मैंने आपको बताया था कि कल जो हमारे रिजिजू मंत्री साहब हैं अल्पसंख्यक मामलों के, वो क्या फरमा रहे थे कि आर्टिकल 370 का विरोध करना भी दिमागी नक्सल होगा, फलां करना भी दिमागी नक्सल होगा। ये तमाम चीज़ों को, यानी ये बताएंगे आप कि किस बारे में हमारी ज़बान खुल सकती है, हमारे लब खुलने की इजाज़त कितनी होगी, कब कब होगी, किस तरह से दी जाएगी ये इजाज़त, ये हमारे मंत्री बताएंगे। वरना हलक से ज़बान निकाल ली जाएगी और लब हमारे सी दिए जाएंगे। मंत्री साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वक्त गुजर चुका है। सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एक्सैगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? आपने सुना अभी उनको, वे कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कहते थे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नक्सलवाद है और यही बात तो हमने कही है, हमने कहा तो गजब हो गया, उन्होंने कहा तो हुनर हो गया। इन्हें आप सोचिए इस बात को कि मनमोहन सिंह को सही साबित कर रहे हैं, वो मनमोहन सिंह जिनकी आलोचना करते करते पेट पकड़ पकड़ के उनकी आलोचना, निंदा, उनको गाली देते देते पूरे 10 साल गुजार दिए। अब मनमोहन सिंह का सहारा लेना पड़ रहा है इन लोगों को। लेकिन जो सही बात होती है वो निकल आती है ज़बान पर। बीजेपी के सांसद हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं बृजलाल, उनका ये बयान सामने आया है और मुझे लगता है मोदी जी को अब इसके बाद और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम मंत्रियों के जो क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं, इनकी जो सफाइयाँ आ रही हैं, ये पूरे तरीके से बृजलाल जी ने एक तरह से उनको आहुति दे दी है, तमाम सफाइयों में आहुति दे दी। देखिए क्या फरमा रहे हैं, दिमागी नक्सली हथियारों का नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग प्रोफेसर, शहरों में होते हैं ये लोग, प्रोफेसर, टीचर, एनजीओ वाले, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक, पत्रकार भी जोड़ देते हैं इसमें। साहब हमें क्यों पीछे छोड़ दिया आपने? ये लेख लिखते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित करते हैं, युवाओं के मन में अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। ये नक्सली उन नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक हैं जो जंगलों में रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले नक्सली ढूंढने जंगल में जाना पड़ता था, आजकल वो जंतर मंतर पे पाए जाते हैं, एनजीओ में भी मिल रहे हैं आजकल। तो आप देखिए कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाइए, वहाँ सारे नक्सली बैठे हुए हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बृजलाल जी। मैं आज दिमागी नक्सलियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में,
अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। इसलिए ये नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका करीब करीब सफाया हो चुका है। तो बिल्कुल जो तस्वीर है वो एकदम आईने की तरह साफ है, पूरी तरीके से शफाफ है कि अब ये बल का प्रयोग जो कर रही हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो। मोदी जी, मैं आपकी आलोचक हूँ, आलोचना मेरा काम है, आप पे नज़र रखना, आपके काम का ऑडिट करना मेरा काम है। लेकिन अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपके सलाहकार सुन रहे हैं, तो फिर से एक बार अपने आप को दोहरा रही हूँ, बिना फीस के ये सुझाव आपको दे रही हूँ, बिना मांगे ये सुझाव दे रही हूँ। आपकी स्क्रिप्ट गलत हो गई है, फिल्म आपकी फ्लॉप हो गई है, कोई और तरीका निकालिए।